आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को तुष्टीकरण के आरोपों में घेरने की पुरजोर कोशिश चल रही है, और आज बड़ा सवाल इसी मुद्दे पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के आरोप में घिरती चली जा रही है? बड़ा सवाल आज का यही है। क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो घेर रही है, उस आरोप में आज कांग्रेस घिरती दिख रही है? चुनावों को धर्म युद्ध से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? यह अपने आप में एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जो आज इस बहस में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि दो धार्मिक समुदाय के बीच एक धर्म युद्ध छिड़ी हुई है तेलंगाना और अन्य राज्यों में, और यह चुनाव का माहौल उससे और गर्माता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ अगला बड़ा सवाल, क्या हैदराबाद का नाम बदलकर उसकी पहचान मिटा दी जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में कुछ यही कहा है। हमारे विशिष्ट मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, विनोद बंसल जी वीएचपी से, और उसके साथ साथ गीता भट्ट जी आरएसएस समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से, और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, पहला सवाल आपसे। आपके ऊपर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं, यहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी, और जो आपका मैनिफेस्टो है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर आप कुछ ज्यादा ही संजीदा दिख रहे हैं। देखिए, शायद आपने मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, जहां तक मैं समझता हूं जी, और उस मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट है कि हम प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, जिसको पुजारी होता है हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, और जो चर्च में फादर है या मौलवी है, जो इमाम जिसे कहते हैं, हम सबको निश्चित रूप से एक पैरिटी पे रखने का काम कर रहे हैं तेलंगाना में। तेलंगाना की यदि आप बात करें तो मैनिफेस्टो देखने की बात करें, कुछ समाचार चैनल्स ने, कुछ न्यूज चैनल्स ने उसको उल्टा चलाने का काम किया और हिंदू निकाल करके, प्रीस्ट पुजारी को निकाल करके बाकी सब चलाने का काम किया। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात से डरती नहीं है, इसलिए नहीं डरती है कि कुछ चैनल्स का एक काम हो गया है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से घेरने का काम करें, चाहे उसके लिए कितनी फेक न्यूज उनको चलानी पड़े। आप एक बड़े पत्रकार हैं, देश के संजीदा पत्रकार हैं, मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। मैनिफेस्टो में हमने समानता की बात की है, और भारतवर्ष जो देश है वो गुलदस्ते की तरह से है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फूल हैं, फूल की भांति सब खिलते हैं, तभी भारतवर्ष बेहतर लगता है, तभी भारतवर्ष आगे बढ़ता है, तभी भारतवर्ष एक महान देश कहा जाता है। जो हमारी कल्चर है, उस कल्चर का ध्यान में रख करके हमने सब जगह अपने मैनिफेस्टो तैयार किए हैं। किसान को आपने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है। नौजवान को सभी धर्मों की बात की है, और सभी धर्म के 2 लाख रुपए प्रीस्ट की बात की है आपने। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि आपके मैनिफेस्टो से निकाल कर ही है। आपके मैनिफेस्टो में इस बात पर कहा गया है कि 3 फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए जाएंगे, जो मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, लिंग्विस्टिक्स एंड अदर माइनॉरिटीज के लिए होगा। उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात कही गई है, और उसके साथ साथ उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि तेलुगु के बाद जो भी अध्यादेश सरकारी निकलेगा उसका उर्दू तर्जमा भी सामने रखा जाएगा। ये बातें जो हैं, ये अपने आप में एक तरह से अगर देखा जाए तो शायद जो आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है उसको पुष्ट करती दिखाई देती है। मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में माइनॉरिटी तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ना चाहती है? क्या यही आपका ध्येय है? नहीं, देखिए अजय जी, हर स्टेट की अपनी अपनी चुनाव की प्रायोरिटीज हैं, और जैसे मध्य प्रदेश में हमने ये रखा कि हम निश्चित रूप से नर्मदा न्यास का गठन करेंगे, जितने भी पुजारी हैं, जितने भी महंत हैं, जो मंदिरों पर जिनका अपना क्या नाम उसका क्लेम बनता है, उनको हम मदद करने का काम करेंगे, गौशाला खोलने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश में रामपथ गमन करने का काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में ये प्रायोरिटीज थी। मध्य प्रदेश की प्रायोरिटीज को देखते हुए साथ साथ अगर तेलंगाना में आप देखें, तेलंगाना में इसमें बुराई क्या है कि यदि हम सभी धर्मों का ध्यान रखेंगे, जहां जिसकी जो आवश्यकता है, क्या उर्दू की आवश्यकता पूरे देश में जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, क्या उर्दू नहीं बोली जाती है या हिंदी में? जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं,
हाँ, बीच में नहीं बोलता हूं। मैं अपने मित्र राम मंदिर पे भी बोल दूंगा जब आपकी जरूरत पड़ेगी। राम मंदिर पे मैं वीएचपी से यही पूछ लूंगा 1500 करोड़ रुपए का चंदा कौन खा गया। अच्छा, बता दें, जिसमें कोई शक नहीं है, हम राम मंदिर पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आइए मुख्य मुद्दे पर रहे। राजीव जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, आइए जरा प्रेम शुक्ला जी से एक छोटी टिप्पणी ले लें। राजीव जी और विनोद जी, राजीव जी और विनोद जी, मैं आग्रह कर रहा हूं। सोने की ईंटें चोरी कर ली है, घरों में रख लिए वीएचपी वालों ने, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में क्या कहोगे? आइए जरा प्रेम जो राम जी का चंदा चोरी करके चोरों की किस मुंह से सवाल पूछ रहे हो? राजीव जी, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। अरे मजबूरी समझ रहा हूं। वही सोनिया भाषा अच्छी लगी, वेटिकन से इशारे पे जो काम करने वाले आप देखिए, आपके अंदर तो हिंदुत्व है, लेकिन पार्टी में रहकर के आप नहीं बोल पा रहे। मैं समझ रहा हूं, भाषा अच्छी लगी, मैं समझ रहा हूं, ये भाषा अच्छी लगी। नहीं, आपकी बात बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर राम मंदिर का जिक्र करते तो नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। कम से कम देश को पता लगता था ना, कम से कम देश बेइज्जती करूं, कम से कम नहीं चंदा गिरे हुए कितने पता है भैया। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, प्लीज राजीव जी और विनोद जी, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ छोटी छोटी बातों पर अटकेंगे तो बहस आगे नहीं बढ़ेगी। मैं क्षमा चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज राजीव जी आग्रह है। राजीव जी और विनोद जी, आग्रह आप दोनों से, प्लीज। की जरूरत है प्रेम शुक्ला जी, बेहतर सुविधाओं की जरूरत। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तेलंगाना में साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की नीति है तेलंगाना में। आज सवाल उठाए जा रहे हैं इसी मुद्दे पर। प्रेम शुक्ला जी, अभी कांग्रेस ने अपना स्पष्टीकरण सामने रखा है, सर्वधर्म संभव, यह है कांग्रेस का लक्ष्य। आप इसे क्या सही मानते हैं प्रेम शुक्ला जी? अजय जी, आपने स्वयं जो है आदरणीय राजीव त्यागी जी से जो प्रश्न पूछे, क्या उसका संतोषजनक उत्तर राजीव त्यागी जी दे पाए? आप जो है माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए आप फाइनेंस कॉर्पोरेशन के गठन की बात करते हैं। वक्फ के लिए आप भाई, आंध्र प्रदेश तो संयुक्त आंध्र प्रदेश में आप ही की सत्ता हुआ करती थी, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के अलावा कांग्रेस की ही सत्ता रही है, और तेलंगाना में भी अभी टीआरएस की सत्ता कुछ दिनों से, इसके अलावा कांग्रेस की सत्ता रही। इतने दिनों में आपने जो मुस्लिम उत्थान नहीं किया, वो आप सत्ता में आते ही मुस्लिम उत्थान करने की बात आप अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के अतिरिक्त आपका क्या इरादा है? इसमें बहुत स्पष्ट संकेत है कि अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी जी का एक बयान भी आया था कि उनके हर सभा के लिए आप सभा मत करिए मुस्लिम इलाकों में, आपको 25 लाख रुपए प्रति सभा के हिसाब से धन दे दिया जाएगा, कांग्रेस देगी। ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो आपके साथी रहे हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समर्थक रहे हैं। उसके पहले भी वो जो है, जब आंध्र प्रदेश संयुक्त हुआ करता था, उन दिनों भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की, कांग्रेस की जो सरकार वाइस राजशेखर रेड्डी की थी, उस सरकार को भी समर्थन ओवैसी ने दिया था। तो ऐसी स्थिति में आपका तुष्टीकरण वाला चेहरा आप ही के साथी उस बारे में बता रहे हैं, आपका घोषणा पत्र सिद्ध कर रहा है। चलिए राजीव त्यागी जी, एक छोटा जवाब दीजिए, क्योंकि फिर आप आगे बढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहता हूं, एक छोटा जवाब राजीव त्यागी जी। और बंद कमरे के बैठक में जो है यही बात राहुल गांधी भी करते हैं, उसको नदीम जावेद जो है पुष्ट भी करते हैं। तो आपके तुष्टीकरण का चेहरा तो बेनकाब है। राजीव त्यागी जी, मैं जवाब दे दूं प्लीज। अब शुक्ला जी देखो, आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूं और आप मेरे बीच में नहीं बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सम्मान रखते हैं। राम मंदिर को विधेयक आने वाला है, पंडित जी आपने जो बात कही है मुस्लिम तुष्टीकरण, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में आपने सारी जितनी भी योजनाएं थी, आपने सारी योजनाएं सब खत्म कर दी? सारी योजना खत्म कर रही मुस्लिमों को लिए। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं उठता है साहब, सवाल तो रोजी रोजगार का है। जब कांग्रेस से कहते तेलंगाना में हम 2 लाख रुपए का ऋण माफ करेंगे प्रत्येक किसान का, जब तेलंगाना में कांग्रेस से कहती है कि 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम हर यूथ को देंगे, उसके बारे में तो विचार करिए ना मेरे मित्र। रही बात ओवैसी की, ओवैसी आपकी सी टीम है, ओवैसी वो व्यक्ति है, ओवैसी वो व्यक्ति है जो आपके इशारे पे महाराष्ट्र में, बिहार में, अन्य स्टेट में जाकर चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से बीजेपी की मदद करने का काम करते हैं। मैं शुक्ला जी आपसे बात करना चाहता हूं, आपके बयान पे, अगर आपके बयान पे देखा जाए तो शुक्ला जी कृपया बता दीजिए, टीडीपी 4.5 साल आपके साथ रही, एनडीए के साथ रही, तो आपके गठबंधन में नहीं ना टीडीपी? अच्छा, आइए, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी बात हो रही है, मौलाना अंसार रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौलाना अंसार रजा, क्या आज मुसलमान वोट
सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। सभा के लिए आज मुसलमानों को सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह तमाम राजनीतिक दल इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। मौलाना अंसार रजा, टीडीपी से ऐसी नूरकुश्ती क्यों? टीडीपी जो उचित मुआवजे के अधिकार को चेंज करने के लिए आपके साथ थी, टीडीपी जो आपके साथ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में थी। राजीव जी जरा सुनिए, जरा सुनिए तो सही मौलाना अंसार रजा क्या कह रहे हैं जी। 9 मिनट हो गया है। नहीं बिल्कुल 9 मिनट हो गया है, लेकिन जरा 2 मिनट में अपनी बात बताइए। मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का एक एजेंडा, इसके अलावा कुछ नहीं? अरे हम 30 सेकंड में जी 30 सेकंड में मसला क्या है अजय जी कि अभी इन लोगों को तलाशने के बावजूद भी पूरे चुनाव में ना तो कोई मणिशंकर अय्यर दिखाई दिया, न दिग्विजय सिंह साहब दिखाई दिए। तो अब ये जवाबी कव्वाली का मुकाबला हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी में। ये जो कव्वाली का मुकाबला हो रहा है ये मैच एकदम फिक्स है। ये दूसरा कोई रास्ता इन लोगों को मिल नहीं रहा है कि कैसे इस मुल्क में आग लगाई जाए। बीजेपी अपनी सीटें बचाने के लिए, ओवैसी अपने भाई की और अपनी सीट बचाने के लिए, पूरी कौम को पूरे मुल्क को गड्ढे में डालने के लिए ये लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब जहां तक सवाल तुष्टीकरण का है जी, 125 करोड़ लोगों की बात करते हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उसी पर फोकस होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का मैनिफेस्टो बने या सेंट्रल का मैनिफेस्टो बने, सबका तस्करा उसमें होना चाहिए। ये करते क्या है कि 4 मुसलमानों को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ नाम उनके कर दिया जाता है कि साहब मुसलमानों को ये दिया जाएगा, मुसलमानों को ये दिया जाएगा, मिलता कुछ नहीं है, बदनाम अलग होता है मुसलमान, इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि विकास की बात करो तो सबकी विकास की बात करो, सबके विकास की बात होनी चाहिए। विनोद बंसल जी, देश का प्रधानमंत्री कहता, विनोद बंसल जी, मुस्लिम वोट बैंक आज वोट बैंक नहीं रह गया, मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है, किसी का विकास, लेकिन राम का नाम भी कोई नहीं लेता। विकास हुआ है। देखिए अजय जी, ये राम का नाम का तो भाई साहब क्या बताया जाए, और सब नंगे हो रहे हैं। बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है, आज चैनल के डिबेट में जिन लोगों ने जिस तरह से भगवानों की जाति बताने लगे, अपने बच्चों से भगवानों की गिर जाति गए, बताने लगे, जो कि लोगों की तर्क शक्ति मर जाती है, तब इस तरह की नीच भाषा में उतर आते हैं। अब मुझे बताइए अजय जी, देखिए ये लोग बार बार मुसलमानों की बात करते हैं, बार बार मुसलमानों की बात करते हैं, बार बार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन कभी हिंदुओं का नाम लिया इन्होंने? आप मुझे बताइए, राम जन्मभूमि पर मामला पिछले 500 सालों से लटका पड़ा है, और कांग्रेस की सोनिया गांधी 30 सितंबर 2010 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो उसी दिन उन रात को सो नहीं पाती, उससे पहले बयान देती हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिरकार जो है कौन है राम जन्मभूमि का विरोध करता है? और ये क्या समझ रहे हैं, राम वनगमन यात्रा का जो गुगली फेंक करके और ये जो अपने एक नदी को साफ करने के लिए एक वादा करके, इनके वादा पर कोई यकीन करेगा? आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति साफ पर रामद्रोह कर रहा हो, रामद्रोहियों को सजा एक एक करके अजय जी मिल चुकी है, और अब कोई बचेगा नहीं। अमीन साहब, अब ये कांग्रेस राम विरोधियों को सजा मिल चुकी है, मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों का फायदा फिर भी आरोप लगाते हैं। करोड़ों रुपए खाने वाला, देश को पूरा बेच के खाने वाला, एक वेटिकन के इशारे पर सरकार चलाने वाला व्यक्ति, और ये जो है ये मुझे बताइए, ये क्रिश्चियन माची औलाद जोशी को सजा क्यों दिया आपने? फिरोज जहांगीर का पोता आज जगह अपना जनेऊ दिखाते हुए घूम रहा है, और ये कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, इसको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जफर अमीन साहब, मुसलमानों को किसी भी राजनीतिक दल ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हिंदू जफर अमीन साहब हितैषी है ना मुसलमानों के जी। अरे भाई विनोद बंसल जी, पहले तो आप जो सबसे बड़े राम भक्त रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी जी, तोगड़िया जी, उनको आप लोग सजा दे दिए। हमारा ये कहना है, अभी जो अजय कुमार जी आपने पूछा है जी, अभी ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आपको कल तो आई, कम से ये सुन लीजिए, कम से कम सूद लेने वाले तो हाँ सुनिए, ये सुनिए, इन्होंने ये कहा, हमेशा ये कह देते हैं कि साहब विपक्ष जो है मंदिर इशू का विरोध कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। अब ये इनको जवाब देना पड़ेगा जी। जब विपक्ष चिल्ला के ये कह रहा था कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो जितना वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था एक भी पूरा नहीं किया,
तो ये धर्म को बीच में घसीट के ले आ रहे हैं। और यही बात कल शंकराचार्य स्वामी जी ने कहा है, शंकराचार्य जी ने, मैं यही चीज गीता जी के पास लेकर चलता हूँ। गीता जी, उन्होंने भी यही बात गीता जी, इस बयान का क्या मतलब समझा जाए? अली अपने पास रखिए, बजरंगबली हमारे पास है। क्या आज राजनीति में धर्म नहीं है? क्या आज राजनीति में धार्मिक तुष्टिकरण नहीं है? गीता भट्ट जी, देखिए अजय जी, आपने ठीक बात पूछी है बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं जो पंथ और समुदाय को लेकर जिस तरह विभाजनकारी बातें राजनेता करते हैं उसका बिल्कुल खंडन होना चाहिए। लेकिन जिस बात को आपने उठाया है अली और बजरंगबली वाली, जो मैंने उनकी योगी जी की जो बात सुनी, उन्होंने क्या कहीं उन्होंने किसी पर कोई किसी और धर्म पे कोई लांछन लगाया है, या उन्होंने कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने का प्रयास किया? क्या उन्होंने ये कहा कि हमें 90% वोट चाहिए तभी हम जीत पाएंगे? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। सिर्फ उन्होंने अपने आराध्य को याद किया है, उन्होंने भगवान हनुमान को याद किया, जो शक्ति के धैर्य के प्रतीक। राजीव त्यागी जी, जवाब दे इसका। करा और उन्होंने जनता के सामने अपनी बात को रखा है। तो लेकिन जो कमलनाथ जी ने जिस तरह से, राजीव त्यागी जी, इतने, और ये बात उन्होंने स्वीकारी है, उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल सच है, हम याद किया है, दलित बताया है। जो राजनीतिक दल आज इतने खुलकर इस बात को कह रहा है कि हमें अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, तो गीता जी, राजीव त्यागी जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। राजीव त्यागी जी, बात को राजीव त्यागी जी, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। जी अजय जी, राजीव त्यागी, एक मिनट मौलाना रजा साहब प्लीज, एक मिनट। राजीव त्यागी जी, छोड़ा जवाब, फिर मैं मौलाना रजा के पास जा रहा हूं। राजीव त्यागी जी, अच्छा देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, जब प्रधानमंत्री महोदय 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें माइनॉरिटी भी आती है, सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, सभी माइनॉरिटीज आ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी यदि अपने मैनिफेस्टो में सबको साथ लेके चलने की बात करती है, उसमें पुजारी भी है, उसमें इमाम भी है, उसमें चर्च का फादर भी है, तो कौन सी बुरी बात है? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं बंसल जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सम्मान से बंसल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। बंसल जी देखिए, बीच में बोलेंगे तो या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं, प्लीज। या आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, मैं बाद में। नहीं राजीव जी, कोई दिक्कत नहीं राजीव जी, मुझे पता है, मैंने मैनिफेस्टो में बोलूंगा, मैं तो रोजी रोटी पे बोलूंगा, मैं किसान पे बोलूंगा, नौजवान पे बोलूंगा, महंगाई पे बोलूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पे बोलूंगा, मैं निश्चित लड़ाकू विमान पे बोलूंगा, आपकी कलई खुलेगी। राम मंदिर पे बोलना पड़ेगा, आपको हिंदुओं पर बोलना पड़ेगा। कर्कशवाणी से मैं डरता नहीं हूं, आपको यही बताना पड़ेगा, कर्कशवाणी से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, कर्कश बातों से मैं निश्चित रूप से नहीं होता हूं। मैं तो जवाब देता हूं मुद्दा आधारित, और मुद्दों पे जब बोलता हूं तो आपकी फूंक निकल जाती है। मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, मेरे पास वक्त जरा कम है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपके झूठ जबरदस्ती, प्रेम शुक्ला जी, से कोई नहीं डरता। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी सीधे तौर पर कांग्रेस का प्रहार यही होता है कि सर्वजन संभव की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, यह कांग्रेस का आरोप है। आखिरकार ये तुष्टिकरण की राजनीति क्यों हो रही है इतनी? अगर ऐसा है तो आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। प्रेम शुक्ला जी, बंसल जी, सर्वधर्म समभाव की बात तो हम ही करते हैं। अभी राजीव त्यागी कह रहे थे ना, हम एक सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी। वो कहते हैं कि सबका साथ, लेकिन मुसलमानों का विकास, सिर्फ जो है मुस्लिमों को संसाधनों पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम बैठेंगे तो पहले मुसलमान हमको पहले वोट दे दें, मुसलमानों का हम कल्याण करेंगे, मुसलमानों के लिए हम आर्थिक महामंडल ले आएंगे, उनको वित्तीय पोषण करेंगे, हम मुसलमानों के लिए औकाफ की जमीन के लिए विशेष जो है जुडिशियल उनको अथॉरिटी दे देंगे। आप क्यों अलग अलग बातें करते भाई? आप जो है समग्र तेलंगाना के विकास की बात क्यों नहीं करते? समग्र राजस्थान के विकास की बात क्यों नहीं करते? समग्र मध्य प्रदेश की विकास की बात क्यों नहीं करते? मौलाना रजा, एक छोटी टिप्पणी, मुझे ब्रेक लेना है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। हमने तो जो है मौलाना अंसार रजा, छोटा जवाब। 2013 में हमने जो घोषणा पत्र किया था, हमने उस संकल्प पत्र को 95% पूरा किया है। ये आकर हम खड़े होते हैं, बाकायदा हिसाब देते हैं, जिसके मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, खत्म कर दीजिए उस मंत्रालय को। हुआ है, क्यों माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं भाई? देश की जनता के साथ आपने क्यों माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं? शुक्ला जी, सीधा सबका साथ सबका विकास की बात करो, खत्म करो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट।
अपने आप में बड़ा ही दीगर सवाल है ये। असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा लगता है कि आप, अगर मैं राहुल गांधी जी के ट्वीट के आधार पर कहूं तो आपने उन्हें बीजेपी का एक तरह से बी टीम बना दिया है, आपने टीआरएस के साथ भी उन्हें जोड़ दिया है, और असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त जबानी जंग भी चल रही है, और ओवैसी आपके साथ हैं ये बीजेपी कहती है। तो ओवैसी हैं किसके साथ, किसके एजेंट हैं ओवैसी? ओवैसी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। देखिए, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के वो चुनाव लड़ते हैं और वोट कटवा के रूप में भूमिका निभाना चाहते हैं, हालांकि वो रोक नहीं पाते। अब दूसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को डिबेट जो कर रहे हैं, ओवैसी साहब को सवाल उठाने चाहिए थे या फिर बीजेपी को सवाल उठाने चाहिए थे कि तेलंगाना में सरकार ने, टीआरएस ने जिस तरह से 22 लाख आवासों को देने का वादा किया था गरीबों को, उसका क्या हुआ? किसानों का ऋण माफ करने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? एससी एसटीज को 5% जो जितने भी ठेकेदार ठेके हैं उनमें रिजर्वेशन देने की बात थी, उसका क्या हुआ? ये बात होनी चाहिए थी कि युवाओं की रोजगार का क्या हुआ? बात होनी चाहिए थी किसानों की आत्महत्या का क्या हुआ? बात होनी चाहिए थी 3 एकड़ भूमि प्रत्येक दलित को दी जानी थी जो भूमि है, उसका क्या हुआ? लेकिन बात हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति। ओवैसी के मामले में और योगी जी के मामले में बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, योगी जी को ध्यान रखना चाहिए था अपने स्टेट में कि 11,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, उसका क्या हुआ? गड्ढा मुक्त सड़कों का क्या हुआ? कानून व्यवस्था का क्या हुआ? प्रदेश में चीनी मिल चालू नहीं हो पा रही है, प्रेम शुक्ला जी, चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हुई है, गन्ने का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, एक के बाद एक आरोपों की झड़ी योगी जी को यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। राजीव त्यागी जी मुझे बहुत धैर्य से सुनेंगे, मैंने उनको बहुत धैर्य से सुना जी। अब जरा थोड़ा शांत होकर सुनिएगा। राजीव त्यागी जी, आपने आदरणीय अमित शाह जी के मेरा वादा आपसे, आप बीच में बोले थे लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूंगा। शाह जी के वक्तव्य को यदि आपने सुना, मेरा वादा आप बीच में बोले थे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। उन्होंने तेलंगाना में जाने पर आदरणीय अमित शाह जी ने विकास के संदर्भ में टीआरएस ने किस तरह से वादा खिलाफी की, उस पर उन्होंने बिंदुवार चर्चा की है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश का विषय तो उठा दिया। आप जिनके साथ 2 युवकों का जो जोड़ा लड़ा था आपका चुनाव, और जिसको आप उसके पहले 27 साल यूपी बिहार कह रहे थे, फिर उसके बाद आप साइकिल पर सवार हो गए, उस साइकिल पर जिस पर आपने सवारी की थी ना, उसने 25,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया छोड़कर अखिलेश सिंह यादव की सरकार गई थी, और कुशाग्र बाजार समेत तमाम चीनी मिल के मालिकों को गन्ना किसानों के हितों को गिरवी रख के यहां से रफू चक्कर हो लिए थे। उनका सारा धन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही बनाई गई। दूसरी, उत्तर प्रदेश के अधिकांश सड़कें गड्ढा मुक्त है, कृपा करके आप उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नोएडा से आगे बढ़कर आप यात्रा करें। तीसरी चीज, जैसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई, सारे किसानों का को ऋण मुक्त कर दिया गया, 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए गए। तो योगी जी ने यहाँ पर जबरदस्त काम किया है। और तेलंगाना राजीव त्यागी जी, जफर अमीन साहब जवाब देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जफर अमीन साहब। तुष्टीकरण से उबर नहीं पा रहे। और आप तीसरा आपने कहा कि ओवैसी हमारी बी टीम है, तो ओवैसी का समर्थन संयुक्त प्रदेश गठबंधन सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया, आंध्र प्रदेश की सरकार में आपने लिया। आप भी ओवैसी के वालिद के जमाने से उनका समर्थन ले कौन रहा है? कांग्रेस। आप उनका समर्थन असेंबली में लेंगे, उनका समर्थन पार्लियामेंट में लेंगे, और उसके बाद हमारी बी टीम बता देंगे। आप कर्नाटक राजीव त्यागी जी, ओवैसी किसका आदमी है? कुमार स्वामी ओवैसी किस पार्टी के साथ खड़े हैं? आज आपको स्पष्ट करना पड़ेगा राजीव त्यागी जी। उस बी टीम के चरणों में आप लिपट जाएंगे। तो आप कृपया स्पष्ट हो लीजिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आप किसको बी सी टीम समझते हैं। अरे यार, ओवैसी के बारे में वो क्या बताएंगे? नागपुर से इन दोनों लोगों को बयान दिया जाता है बोलने के लिए। तेलंगाना की जो नागरिक हैं जी, प्लीज। हाँ, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे योगी जी हो। अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। हाँ प्लीज राजीव जी, आप जवाब दें, उसके बाद जफर अमीन साहब। तेलंगाना के नागरिक इस टाइम महागठबंधन के साथ खड़े हैं और सरकार का बदलाव होने जा रहा है और हम बहुमत में पहुंचने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जी, मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मुझे जाना है। इसलिए एक तरफ से दूसरा बयान आता है, दूसरी तरफ से तीसरा बयान आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुद्दों की बात कब होगी? फिर मुझे जाना है। 4.5 साल टीआरएस आपके साथ रही। माननीय मेरे मित्र शुक्ला जी, आपने
आपने एक बार भी टीआरएस से वादों के बारे में नहीं कहा। ये भी कोई बात नहीं पूछी, पूछा कि दलितों का क्या होगा, छोड़कर टीआरएस किसानों का क्या होगा। तो टीआरएस के जो मुखिया है बड़े किसान बन गए, गोल्ड माइन हो गई उनकी जो खेती है, और वह टीआरएस के राज में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मौलाना रजा, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जफर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी पर इतना तीखा कटाक्ष प्रेम शुक्ला जी ने अभी किया, 25,000 करोड़ का गबन आपकी पार्टी ने कर लिया सत्ता के साथ ही, आलोचना में व्यस्त है, यही चिंता का विषय है। जफर अमीन साहब, इससे बड़ा कटाक्ष आपकी पार्टी पर और क्या हो सकता है जो भी प्रेम शुक्ला जी ने किया है? अरे साहब, पूरा उत्तर प्रदेश कंगाल हो गया है। गोरखपुर गृह जनपद है योगी जी का, यहाँ के चौराहे पूंजीपति सोनारों के पास गिरवी रखे गए हैं। यहाँ जो मूर्तियां लग रही हैं, क्या इसलिए यहाँ जो सौंदर्यीकरण हो रहा है गोरखपुर में, वो सोनार की कंपनी कर रही है। यहाँ चौराहे तक गिरवी रख दिए गए पूंजीपतियों के आपने बकाया रखे थे। ये हालत हो गई है और बकाया क्यों सरकार की? क्या कोष में धन की कमी थी से लूट लिया गन्ना मिल मालिकों को? तो आप जो है सारे कुशाग्र बजाज के साथ तो अखिलेश सिंह यादव, आप बताइए ना, आज सारे गन्ना किसान नाराज हैं, खेतों में आत्महत्या कर रहे हैं, समर्थन मूल्य आपने बढ़ाया नहीं, टेंडरिंग करके देते तो आजादी होगा आपको। और आपकी बहन मायावती किस तरह से चीनी मिले जो है एक परिवार विशेष को बेच के चली गई थी, ये भी लोग जानते हैं। तो ऐसे में आपके सारे धान क्रय गन्ना किसानों का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? मैं जरा आप दोनों के बीच मौलाना अंसार रजा को लेकर आऊं। मौलाना अंसार रजा, असदुद्दीन ओवैसी किसका आदमी है? असदुद्दीन ओवैसी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? किस तरह से ये जो जबानी जंग चल रही है असदुद्दीन ओवैसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, ये किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? मौलाना अंसार रजा, ये तो मुसलमानों के लिए। अजय जी, मुझे जाना है, मैं दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये दोनों जो है, ये कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मुकाबला चल रहा है ना कव्वालियों का, योगी आदित्यनाथ में और असदुद्दीन ओवैसी में, ये वो प्रोग्राम है कि तू ये बोलना मैं ये बोलूंगा, तू ये बोलना मैं ये बोलूंगा। ये जो कव्वाली का प्रोग्राम सब सेट प्रोग्राम है, इसमें हमें भटकने की जरूरत नहीं। देश की जनता जान चुकी है कि अब ना तो इन्हें कोई मनीशंकर अय्यर मिल रहा है, ना दिग्विजय सिंह कोई मिल रहा है कि ऐसा कोई बयान दे के बीजेपी को कोई बेनिफिट मिले। तो कौन मिले? वो घर के भैया को पकड़ लो, घर का भैया ठीक है, वो अपना बयान जारी कर दिया उन्होंने। वरना जवाब दे रही है मौलाना रजा का। गीता भट्ट जी, आज से क्यों शुरू हो गया? मौलाना रजा बने रहिए जरा हमारे साथ कुछ और वक्त के लिए। गीता भट्ट जी आपका जवाब दे रही है। धोखा दे रही पूरे मुल्क को। आरएसएस क्या जवाब देगी इस बात पे? असदुद्दीन ओवैसी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि अगर मेरी गर्दन पे कोई छुरी भी रख देगा तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जिनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 वो भी आपके कहने पे बोला, वो भी आपके कहने पे बोला, हम क्या कर वो भी आपके कहने पे बोला। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं अल्लाह को, मतलब प्रधानमंत्री को हलाने में भी वो चाह रहे हैं कि उसमें भी वो धर्म का, पंथ का जो है दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। कि अल्लाह, और जिस तरह से आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से और जिस भाषा में जिस तरह से उपहास उड़ाया है, इससे पता चलता है कि इस लोकतंत्र, एक स्वस्थ गलत भाषा इस्तेमाल की उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला, तत्कालीन गलत बोला उन्होंने। जो नहीं बोलना चाहिए था, उनको नहीं बोलना है। अच्छा मौलाना रजा, मौलाना रजा, मौलाना रजा साहब इस बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी अपने आप में देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। एक चुना हुआ नेता इस तरह की बात कैसे कर सकता है? मौलाना रजा, निंदा की जाती है। अजय जी, अजय जी, अजय जी सुनिए मेरी बात। अजय जी सुनिए, जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मैं नहीं जानता उसकी कितनी हैसियत है, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में उसने बोला वो गलत बोला, वो गलत बोला उसने। वो एक संवैधानिक पद पर है देश के। विनोद बंसल जी, हमें उनके बारे में, विनोद बंसल जी, मौलाना रजा जो कह रहे हैं आपको लगता है वही आज भावना है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर लोग यही सोचते होंगे इस्लामिक समाज में? विनोद बंसल साहब, देखिए ये जो इसको सिंपल निंदा करके, और ये जो मौलाना साहब उससे बच नहीं सकते। मौलाना साहब को ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी कराएं। ये दारुल उलूम देवबंद जो बार बार जो है ना
वो उनको आतंकवादियों को बुलाता है और फतवा जारी करता है कि नहीं हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी और अजहरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्यों फतवा जारी करता है, जो बार बार भारत माता का विरोध करते हैं और बार बार आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। और ये मांग क्यों नहीं करते? ये मौलाना साहब बार बार कहते हैं कि हमें 125 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों के बारे में शुक्ला जी कभी इन्होंने सरकार से मांग आरोप लगाया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आरएसएस का व्यक्ति है। मैं गीता भट्ट जी से इसका जवाब लूं, इससे पहले प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए काम कर रहा है? समस्याओं की जड़ है तो ये इस्लामिक जिहाद क्यों है? प्रेम शुक्ला जी मैं चाहूंगा, मुझे जानना है जिहादी विचारधारा पर चलने वाले इस तरह के बगल बच्चे पैदा करती है और जब उनको छुट्टा छोड़ देती है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर बगल बच्चे जो है उनके बगल में खड़े नजर आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में नरगले प्रलाप करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के वालिद के जमाने से जब भी अवसर मिला है उन्होंने हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है। अभी भी असदुद्दीन ओवैसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे। संयुक्त आंध्र प्रदेश में जो है लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, राजीव त्यागी जी आपकी पैदाइश है, अकबरुद्दीन ओवैसी आपकी पैदाइश है, असदुद्दीन ओवैसी आपकी पैदाइश है जो हैदराबाद में सब कुछ हो रहा है। दे रही थी तो कांग्रेस अपने बगल बच्चों को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भौंकने के लिए छोड़ देती है और बाद में कह देती कि तो भाजपा के ही लोग हैं। तो ये इनका जो है इस तरह से बगल बच्चों को छोड़ने की राजनीति अच्छी तरह से लोग जानने लगे। पंडित शांति प्लीज, पंडित जी शांति, पंडित जी मेरा उत्तर पूरा होने तक जो है आप शांति जपते रहे, लेकिन मेरा उत्तर मेरा अधिकार है, मैंने पूरा किया। हमारे पुरखे राष्ट्र पे अगर स्ट्रांग रहते उसको बैन नहीं बताइए ना, ओवैसी के वालिद के जमाने से आपने क्या एमआईएम का समर्थन लिया था कि नहीं लिया था? या कट्टरपंथियों पे जो मुस्लिम है उन पे भी बैन? राजीव त्यागी जी मेरे सीधे प्रश्न का उत्तर दीजिए कृपा करके। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था कि नहीं? आपने पूरी डिबेट में और जगनमोहन रेड्डी के वालिद किसानों के सरकार को क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का समर्थन, महंगाई के लिए और आप समर्थन जब ले रहे थे तो सामुदायिक गैस सिलेंडर के लिए, दलितों के लिए, SC STs के लिए कोई सवाल नहीं उठा। अब असदुद्दीन ओवैसी छोड़ के आप महंगाई पे आ गए। अरे भैया पेट्रोल की कीमतें हमने 10 रुपए घटा दी और राहुल गांधी के कहने पर किसी भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट दाम नहीं घटाए। तो राहुल गांधी को जो है उनके पार्टी के लोग भी पप्पू मानते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया लोग क्या समझते हैं? उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते क्या? आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहे थे कि आप डीजल का दाम 5 रुपए कम करके दिखाइए। 10 रुपए डीजल का दाम कम हो गया, लेकिन कर्नाटक में, पंजाब में, पौंडीचेरी में, जहां एक आध जगह आपकी सरकार है कहीं। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। आइए जरा मुद्दे से हम भटके नहीं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। मौलाना अंसार रजा, क्या इस बात का आप जवाब दे पाएंगे कि आज असद जो जैसे मुद्दे हैं वहां अच्छा ऐसा लग रहा है कि मौलाना अंसार रजा इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं यही सवाल जफर अमीन साहब से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस जीतेगी। राजीव जी एक मिनट प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूं। जफर अमीन साहब, ऐसा क्यों है कि जब असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई बातों को सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो समर्थन में सीधे सामने आकर खड़ा हो जाता है? हम ये समझना चाहते हैं कि आज असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के लिए हमारे देश में जगह क्यों है? क्यों इस तरह की उचित टिप्पणियां हो जाती हैं और एक समाज तालियां बजाता है? क्या यह होना चाहिए? देखिए, इन्होंने जो बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया है जी, उसकी मैंने अभी निंदा किया। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान निंदा कर रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कर रहा है, फतवा तो जारी नहीं, उन्होंने सिर्फ एक आदमी को कहा कि वाकई नहीं, असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। इस चैनल पे कहा राजीव प्रताप रूड़ी जी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि धरती पे इतना अच्छा खाना है ही नहीं जितना अच्छा पकवान बनता है असदुद्दीन ओवैसी के वहां। भारतीय जनता पार्टी के सबसे गहरे दोस्त असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। ये राजीव प्रताप रूड़ी ने खुद कहा अभी बिहार में कि ऐसा धरती पे खाना नहीं मिलता जो खाना असदुद्दीन ओवैसी को से हमारे घर पर आता है। प्रेम शुक्ला जी इसका छोटा जवाब। ये अभी लेटेस्ट बयान दिया। देखिए, बात बहुत साफ है, ऐसे लोग
ये हम ये पूरी तरह से भ्रामक बात कर रहे हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी के वालिद के जमाने से भारतीय जनता कभी ओवैसी से कोई संबंध नहीं रहा है। ओवैसी जो है वो प्रोग्रेसिव गठबंधन सरकार का हिस्सा था, जिसको मुलायम सिंह यादव जी समर्थन देते थे, और ओवैसी के कंधे से कंधा मिलाकर ओवैसी की नीतियों का समर्थन आजम खां करते हैं, आजम खां की नीतियों का समर्थन ओवैसी करते हैं। ओवैसी आजम खां इस तरह की एक स्पेशल ब्रीड जो है वो कांग्रेस के तुष्टीकरण के परिणाम जो है भारतीय राजनीति में आई है, और ये राजनीति में टुकड़ी की हद तक। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बचा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं आखिरी सवाल, इस बहस का आखिरी सवाल राजीव त्यागी जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्या आप स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं कर रहे? आपके मैनिफेस्टो में उनके लिए कोई इस तरह की बातें नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक एकता की बात करते हैं? राजीव त्यागी जी, भारतीय हितों के खिलाफ प्रलाप करने का दुष्कर्म करते हैं। इनसे ये भी पूछ लो। बहुत अच्छी बात आपने कही, जिसे राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बोर्ड बनाने की बात हमारी पार्टी ने की। 7 तारीख को चुनाव है, तो वहां पे वो जरूरत थी। हम गौवंश को संवर्धन के लिए, गौवंश को बचाने के लिए राजस्थान में काम करेंगे, वो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। करने से काम नहीं चलेगा। 70 साल निकल गए राजीव जी, बेस्ट सांसद का अवार्ड निकल गए, ये भारतीय सरकार ने दिया। देश के और ये मैं स्पष्ट कर दूं, मैनिफेस्टो के बारे में टाइम्स नाउ एंड रिपब्लिक टीवी, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया। मिस रिपोर्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो तेलंगाना। राजीव जी, किसी भी और चैनल की बात हमारे पास मत कीजिए, मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, दूसरे मीडिया हाउसेस की बात न्यूज नेशन पर न कीजिए। पढ़वा करके पंडित राजीव त्यागी कृपा करके पंडित राहुल गांधी को कहेंगे चोर हैं, ये श्री राम का चंदा चोरी कर लिया और चोरी करके मजा ले रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कृपया ऐसी बातें ना करें। राम मंदिर का क्या हुआ ये बता दें। अरे चोरों को कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि पूरे देश को बांट के खा गए। अरे देश का बंटवारा करने वाले का आरोप लगाया।